ठंड में मॉडर्न बहू की गंवार प्रेग्नेंट सास। अरे क्यों सुमन बहन, पोता पोती खिलाने का मन नहीं करता क्या? क्यों कमला बहन, ऐसे क्यों कहती हो? अजी क्यों ना कहे, हम सब सहेलियों के बेटों की शादी हो गई और सुगंधा की बहू ने तो 2 छोटे छोटे बच्चे भी कर लिए। बस एक तुम हो जिसने अब तक अपने बेटे को कुंवारा रखा है। अरे शादी तो मैं भी करवाना चाहती हूँ। बताओ कौन माँ नहीं चाहती कि अपने बेटे के बेटे को गोद में खिलाए, पर ये लड़का शादी के लिए हाँ करे तब ना। अरे बच्चे सब तो मना करते ही हैं, इसीलिए तुम्हें ही तो आगे बढ़कर करवानी पड़ेगी शादी। फिर देखो उम्र भी तो निकली जा रही है तुम्हारे बेटे की। अच्छा ऐसी बात है, तो अब तुम लोग देखो, इसी हफ्ते तुम्हें मैं अपने बेटे की शादी की खुशखबरी सुनाती हूँ और देखना अगले महीने में बहू की गोद भराई भी करवाऊंगी। सुमन अपनी सहेलियों से बात करके रात की कड़कड़ाती सर्दी में अपने घर वापस आ जाती है। अरे भाग्यवान, अपने इकलौते पति को छोड़कर रात में कहाँ चली गई थी? जब देखो बस मजाक ही मजाक करते रहते हो। मैं कह रही हूँ अब हमारे बेटे की भी शादी क्यों रह गई है। अपनी सहेलियों के पास बैठी थी, सब लोग ताने मार रही थी मुझे नहीं पता। अब बस आप विवेक के लिए लड़की ढूंढिए। ये अचानक तुम्हें अपने बेटे का ख्याल कहाँ से आ गया? मेरी सभी सहेलियां अपने पोते पोतियों के साथ खेलती है, मुझे भी एक छोटा बच्चा चाहिए जिसके साथ मैं खेलूं, इसीलिए अब मैं विवेक की शादी करवाऊंगी। खेलने के लिए पोते पोती चाहिए? अच्छा ठीक है, मैं कल ही विवेक से बात करता हूँ। अब रात हो गई है, चलो सोने। सुमन और महेंद्र दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में हीटर चलाकर सो जाते हैं और अगली सुबह विवेक ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी महेंद्र और सुमन उसके पास आते हैं। इतनी ठंड में ऑफिस जाना पड़ता है, क्या जुल्म है हम कॉर्पोरेट वालों पर। अरे जुल्म तो तू अपनी बूढ़ी माँ पर कर रहा है। अरे माँ, ये क्या कह रही हो? क्या गलती हो गई मुझसे? अरे तेरी कोई गलती नहीं है। ये बता, तुझे कोई लड़की पसंद है या मैं तेरे लिए लड़की ढूंढूं? विवेक अचानक अपनी शादी की बात सुनकर हैरान हो जाता है। क्या ये अचानक आप लोग मेरी शादी की बात क्यों करने लगे? अरे जितना पूछा उतना बताना और सच बताइयो। सुमन की बात सुनकर विवेक थोड़ा सोच कर कहता है, सच कहूँ तो मेरे ऑफिस में मेरी एक कलीग है रागिनी, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। तो बरखुदार ये बात शादी के मंडप में बताता क्या? तू आज उससे बात कर ले, फिर कल हम लोग उसे देखने जाएंगे। अरे पर इतनी जल्दी भी किस बात की है? अरे चुप कर तू, आया बड़ा जल्दी किस बात की है बोलने वाला। इसी साल तेरी शादी होगी, मुझे नहीं पता। इतना कहकर सुमन और महेंद्र अपने कमरे में चले जाते हैं और विवेक अपने ऑफिस में जाकर सारी बातें रागिनी को बताता है। तो अब तुम सारी बात अपने पिताजी से कर लो, मैं कल 10 बजे आऊंगा। तुम्हें क्या, तुम तो आकर कह दिए कल 10 बजे आ जाऊंगा, पर मुझे पहले बात तो करने दो, मैं तुम्हें कॉल करके बताऊंगी जो भी होगा। ऐसे ही विवेक और रागिनी के ऑफिस का दिन खत्म होता है। दोनों कांपते हुए अपने अपने घर जाते हैं। घर आकर रागिनी सारी बात अपने माता पिता और बड़े भाई को बताती है। सच ही तो कह रहे हैं, कब तक मेरे घर पर कब्जा करके बैठेगी? जा अब अपने ससुराल जा। ठीक है, उन्हें कल 10 बजे बुला लो। अगले दिन विवेक अपने परिवार के साथ रागिनी का हाथ मांगने उसके घर आता है। दोनों परिवार आमने सामने बैठते हैं और रिश्ते की बात कर रहे होते हैं। अब तो क्या बात करनी है, सारी बात तो बच्चों ने पहले ही तय कर ली है। अब हम बड़े शादी की तारीख निकलवा लेते हैं। हाँ, जब बच्चे राजी हैं तो हमें भी कोई परेशानी नहीं है। बस आप अपनी पसंद नापसंद बता दीजिए, हम वो कर देंगे। हम दोनों अपने अपने पैरों पर खड़े हैं और अपना घर संभाल सकते हैं, हमारी कोई डिमांड नहीं है। तब तो भाई साहब मुंह मीठा कीजिए, आज से हम दोनों समधी हो गए हैं। इतना कहकर महेंद्र टेबल पर रखी मिठाइयों में से एक मिठाई उठाकर अशोक के मुंह में भर देता है और दोनों परिवार की रजामंदी से विवेक और रागिनी की शादी तय हो जाती है। अगले हफ्ते की सोमवार को शादी का दिन फाइनल होता है, जहां ऐसे ही शादी का भी दिन आ जाता है। सेहरे और शेरवानी में विवेक मंडप में आता है, वहीं दुल्हन के जोड़े में सुंदर रागिनी मंडप में बैठी होती है। पंडित जी के मंत्रों के साथ दोनों की शादी शुरू संपन्न हो जाती है। विवेक और रागिनी बारी बारी घर के सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं और रागिनी कड़कड़ाती सर्दी में अपने मायके से विदा होकर ससुराल आ जाती है। बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर अपने शुभ कदम हमारे घर में लेकर आओ। रागिनी दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है और सुमन उसकी आरती उतारती है। और बहू ध्यान से देख ले मुझे, मैं हूँ तेरी दादी सास, मुझे नाराज मत करना कभी। मैं आपको कभी नाराज नहीं करूँगी और घर के दूसरे सदस्यों को भी कभी नाराज नहीं करूँगी। अरे बड़ी समझदार पत्नी है मेरी, कुछ ही दिनों में आप लोगों से कैसे घुल मिल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। देख ले सुमन, तेरा लड़का तो अभी से जोरू का गुलाम हो रहा है। सुषमा की बात सुनकर सभी जोरों से हंसने लगते हैं
और हंसते हुए महेंद्र कहता है, ठीक है, अब आप लोग बाकी बातें कल कीजिएगा, रात बहुत हो गई है और ठंड भी बढ़ती चली जा रही है, सबको अपने अपने कमरे में जाकर सो जाना चाहिए। विवेक रागिनी को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। वहीं महेंद्र और सुमन अपने कमरे में और सुषमा अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह रागिनी अपनी पहली रसोई के लिए बहुत एक्साइटेड होती है, इसीलिए वो सुबह जल्दी उठकर तैयार हो रही होती है। रागिनी को तैयार होता देख विवेक कहता है, इतनी ठंड में सुबह सुबह नहाकर तैयार क्यों हो रही हो? मैं तो तैयार हो गई, तुम भी फटाफट नहाकर तैयार हो जाओ। आज मेरी पहली रसोई है, ऐसा खाना बनाऊंगी सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अच्छा, तो आज से अपनी बीवी के हाथों का खाना खाने को मिलेगा। हाँ जी, पर अब तक आपकी माँ और मेरी सासू माँ मुझे बुलाने क्यों नहीं आई? माँ को क्या पता कि तुम सुबह उठ जाती हो, उन्हें लगा होगा मॉडर्न बहू है, आराम से सोकर उठेगी और ऑफिस चली जाएगी। मॉडर्न हूँ तो क्या हुआ, अपने रीति रिवाज का सम्मान करती हूँ। रुको, मैं खुद देख कर आती हूँ। तभी रागिनी सुमन के कमरे में जाती है, जहाँ सुमन रजाई ओढ़कर बैठी हुई थी। मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई है ना, आप नीचे नहीं आई? अरे क्या बताऊँ बहू, सुबह से मन अजीब सा हो रहा है, हाथ पाँव में झुनझुनी भी हो रही है। तो आप कमरे में क्या कर रही हैं? चलिए हम डॉक्टर के पास चलते हैं, या फिर मैं कुछ मेडिसिन लेकर आती हूँ। नहीं नहीं बहू, तू परेशान मत हो, जा अपनी पहली रसोई बना ले। रागिनी सुमन की बात मानकर नीचे किचन में आ जाती है, जहाँ सुषमा रागिनी का इंतजार कर रही होती है। आ गई बहू तू, चल बता तुझे क्या क्या बनाने आता है? ज्यादा कुछ नहीं बनाने आता, पर थोड़ा बहुत कुछ बना लेती हूँ। रागिनी की बात सुनकर सुषमा हंसने लगती है और हंसते हुए रागिनी को किचन में रखे सामान दिखाती है। ठीक है बहू, जो आता है बना ले। ये देख, सारे मसाले, आटे, दाल, चावल, चीनी और दूसरे सामान यहाँ रखे हुए हैं। ठीक है दादी सासू माँ, आप बाहर बैठिए, मैं पूरी आलू दम, खीर, पापड़ और मीठी चटनी बना कर लाती हूँ। सुषमा बालकनी में खड़ी होकर चाय पीने लगती है। वहीं रागिनी कांपते हुए थोड़ी देर में सारा खाना तैयार कर लेती है और सबको डाइनिंग टेबल पर खाना परोसती है। वैसे मैं कुकिंग तो नहीं करती हूँ, पर मैंने आज अपनी पूरी कोशिश की है। तो बताओ खाना कैसा बना है? बहुत टेस्टी बनाया है बहू, शादी के आलू दम से तो बहुत ही बढ़िया आलू दम बनाया है तुमने। रागिनी तुम तो नाश्ता कर लो और हम दोनों का लंच तैयार कर लो, फिर साथ में ऑफिस के लिए निकलेंगे। रागिनी भी पूरे परिवार के साथ नाश्ता करती है और ऑफिस के लिए तैयार होकर दोनों पति पत्नी ऑफिस चले जाते हैं। वहीं महेंद्र भी अपने काम से बाहर चला जाता है और सुषमा पास के मंदिर में चली जाती है। तभी कमरे में बैठी सुमन को उल्टियां होने लगती है। हे भगवान, क्या खा लिया मैंने? क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लगता है डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। सुमन बाथरूम से अपने बेडरूम में आती है और महेंद्र को फोन करती है। क्या हुआ भाग्यवान, मेरे बिना मन नहीं लग रहा क्या? चुप करो जी, जल्दी घर आओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, जी बहुत मचल रहा है मेरा। क्यों, क्या हुआ? अभी तो सुबह सुबह कह रही थी तुम आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। आते हो या मैं अकेले चली जाऊं? आता हूँ, परेशान क्यों होती हो? महेंद्र पार्किंग से गाड़ी निकालता है और घर जाकर सुमन को लेकर नीचे उतरता है और फिर गाड़ी में बैठाकर डॉक्टर के पास आ जाता है, जहाँ डॉक्टर के केबिन में। जी कहिए, क्या परेशानी है आपको? जी कुछ दिनों से हाथ पाँव में झुनझुनी होती है और खट्टी डकारें आ रही है, और कुछ परेशानी भी है। सुमन अपनी सारी परेशानी डॉक्टर को एक एक करके बताती है, जिसके बाद डॉक्टर सुमन का चेकअप करना शुरू करती है। आपके सारे लक्षण तो प्रेगनेंसी वाले हैं, पर मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, मुझे आपके टेस्ट लेने होंगे। डॉक्टर, आपको जो टेस्ट करने हैं जल्दी कीजिए और सही से कीजिए। डॉक्टर सुमन का चेकअप और टेस्ट शुरू करती है। वहीं महेंद्र डॉक्टर की बात से परेशान कॉरिडोर में चक्कर काट रहा होता है। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, अगर कुछ ऊंच नीच हुई तो सुमन मेरे बचे हुए बाल भी नोच लेगी। महेंद्र कॉरिडोर में परेशान चक्कर काट रहा होता है। तभी डॉक्टर सुमन के साथ बाहर आती है। तभी महेंद्र तुरंत सुमन के पास चला जाता है और डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना, सब नॉर्मल है ना? महेंद्र जी मिठाई मंगवाइए, आप बाप बनने वाले हैं। इतना बोलते ही डॉक्टर हंसती हुई चली जाती है और महेंद्र सुमन एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। अब क्या मुंह बनाए खड़े हो, चलो घर, बताना बहू बेटे को, बेटे खिलाने की उम्र में तुम उन्हें भाई देने वाले हो। अरे भाग्यवान, मुझे क्या कहती हो, मैं खुद परेशान हूँ, मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। हाँ तो मैं भी कुछ नहीं बता सकती। ऐसा करते हैं, कुछ दिन अभी इसे राज ही रखते हैं। महेंद्र और सुमन प्रेगनेंसी की बात को कुछ दिन छुपाए रखने का फैसला लेकर घर वापस आते हैं, जहां कमरे में बैठे हुए दोनों बातें कर रहे होते हैं। हम इस बात को राज रखेंगे, पर तुम अपनी तबीयत का पूरा ख्याल रखना। मैं आज ही तुम्हारे लिए ड्राई फ्रूट्स लाकर कमरे में रख देता हूँ, रोज खाना। चले जाइए यहाँ से, वरना आपके बाल नोच लूंगी सारे।
मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तुमने। अब महेंद्र घर वालों से छुपा कर सुमन के लिए रोज उसकी पसंद की चीज लाने लगता है और ठंड की वजह से उसकी तबीयत खराब ना हो इसका पूरा ख्याल भी रखता है। वहीं जब रविवार के दिन रागिनी सब्जियां खरीदने सब्जी मंडी आई होती है। बोलिए भाभी, क्या दूं आपको? सारी सब्जियां ताजी हैं। आलू टमाटर और इमली आंवला हो तो दे दो। रागिनी को सब्जियां खरीदते देख आस पड़ोस की कुछ औरतें उसके पास आती हैं। क्या बात है रागनी बहू, 4 रविवार से राशन और सब्जियां खरीदने तुम आ रही हो? दरअसल वो माँ जी की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, इसीलिए मैं आ रही हूँ। क्या हुआ तेरी सास को? एसिडिटी की प्रॉब्लम है शायद, उल्टियाँ होती है और खट्टी डकार आती है। इस तरह से तबीयत खराब होने की उम्र तो तेरी है, तेरी सास की नहीं। मेरी तबीयत क्यों खराब होगी, समझी नहीं मैं। रागिनी कमला से बात कर रही होती है। तभी शर्मिला की नजर रागिनी के खरीदे इमली और आम पापड़ पर जाती है। बहू, तजुर्बे में हम तेरी माँ की उम्र की है, कुछ बात है तो बता दे, हम आशीर्वाद ही देंगे। नई उम्र की मॉडर्न रागिनी को पड़ोसियों की उलझी बातें समझ नहीं आती हैं और रागिनी सब्जियां और दूसरे सामान लेकर घर चली आती हैं, जहां उसकी सास सुमन उसका इंतजार कर रही होती है। मैंने जो चीज लाने कहा था लेकर आई है ना, ला दे। लाई हूँ, पर आप कब से इमली और आंवला खाने लगी? मैंने सुना है आंवला बालों के लिए अच्छा होता है, इसीलिए मैं खा रही हूँ। तू भी खा ले, तेरे लिए भी सही होगा। सुमन रागिनी से सारी सच्चाई छुपाकर आंवला और इमली खाती है, पर आंवला खाते ही सुमन को उल्टी होने लगती है। मम्मी जी, मैं आपसे कहती हूँ डॉक्टर से चेकअप करवा लीजिए, आपको जरूर कोई सीरियस प्रॉब्लम है, वरना इतनी उल्टियाँ नहीं होती आपको महीने भर में। नहीं बहू, इसकी जरूरत नहीं है, मेरी दवाइयाँ रखी है, मैं खा लेती हूँ। मम्मी जी तो मेरी बात नहीं सुनेंगी, मैं ही डॉक्टर को बुलाती हूँ। रागिनी बिना सुमन को बताए डॉक्टर को घर बुला लेती है और पूरे परिवार के साथ सुमन के कमरे में चली आती है। डॉक्टर, इन्हें ही उल्टियाँ हो रही है। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? इस कंडीशन में उल्टी होना, खट्टी डकार आना, एसिडिटी होना आम बात है। ऐसी हालत से क्या मतलब है डॉक्टर आपका? प्रेगनेंसी के वक्त मदर को हार्मोनल चेंजेस की वजह से मॉर्निंग सिकनेस होना आम बात है। महेंद्र और सुमन की 2 महीने से छुपाई बात डॉक्टर 2 मिनट में घर वालों को बताकर चली जाती है। वहीं पूरा परिवार महेंद्र और सुमन से सवाल करने लगता है। माँ, आप प्रेग्नेंट है, और है भी तो आप लोगों ने ये बात हम लोगों से क्यों छुपाई? आप दोनों को ये बात हमें बतानी चाहिए थी। अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता? हाय हाय बहू, ये क्या कर दिया? अपने बेटे के साथ खेलने की उम्र में विवेक अब अपने छोटे भाई को खिलाएगा क्या? आप लोगों के इन्हीं सवालों का जवाब नहीं था हमारे पास, इसलिए आप लोगों को कुछ नहीं बताया। अरे थोड़ा तो समाज का लिहाज किया होता। कल जब तेरा बाहर निकलेगा पेट, इस बात को चिल्ला चिल्ला कर बताएगा, तब कैसे छुपाएगी कलमुही? आप लोग इस तरह से मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अगर आप लोग नहीं चाहते हैं तो मैं इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाऊंगी। सुषमा की बातों से सुमन दुखी होकर एबॉर्शन की बात करती है, पर मॉडर्न ख्यालात रखने वाली रागिनी सुमन को समझाती है। मम्मी जी, ये क्या कह रही हैं आप? आपके कोख में पल रहे बच्चे की क्या गलती है कि आप उसे मार देना चाहती है? आप इस बच्चे को इस दुनिया में लेकर आइए, कौन क्या कहता है उसकी परवाह मत कीजिए। रागिनी को सुमन का साथ देते देख विवेक भी कहता है, हाँ माँ, वैसे भी मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। अपनी बहू और बेटे को साथ खड़ा देख सुमन को थोड़ी हिम्मत आती है। मैं तो सोच रही थी बहू और बेटे क्या कहेंगे, पर तुम लोगों का साथ पाकर अब मुझ में भी हिम्मत आ गई है। ठीक है, तो अब हम सब लोग मिलकर सुमन का ख्याल रखेंगे। और एक बात ध्यान रहे, जब तक लोगों को खुद नहीं पता चलता कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा। पूरा परिवार सुमन के मुश्किल वक्त में साथ खड़ा होकर हर तरह से सुमन का ध्यान रखता है। इसी तरह एक दिन रागिनी सुमन को अस्पताल ले जा रही होती है, जहाँ रास्ते में, अरे बहू, तू मुझे बाहर लेकर आ गई है, गाड़ी कहाँ है? कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? विवेक गया है गाड़ी निकालने, बस आता ही होगा। सुमन और रागिनी विवेक का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ शर्मिला आ जाती है और सुमन का बाहर निकला हुआ पेट देखकर कहती है, वाह सुमन बहन, तुम्हारी बहू ने तो तुम्हें 4 महीने में ही खिला खिला कर मोटा कर दिया। हाँ, मेरी बहू मेरा बहुत ध्यान रखती है। अगर इन्हें सच्चाई पता चली तो पेट पकड़कर हंसने लगेंगे सब। रागिनी अपने मन में हंसने लगती है और शर्मिला चली जाती है और रागिनी सुमन को लेकर डॉक्टर के पास चली जाती है। वहीं एक दिन रात में महेंद्र रास्ते में आते हुए बच्चों के खिलौनों की दुकान के पास रुकता है। मैंने सुना है गर्भवती महिला अगर सुंदर बच्चों की तस्वीर देखे तो बच्चे भी सुंदर पैदा होते हैं। ऐसा करता हूँ, छोटे बच्चों की 2-4 अच्छी तस्वीरें ले लेता हूँ। महेंद्र नवजात बच्चे की ढेर सारी तस्वीर खरीद कर चुपके से अपने कमरे में लगा देता है। सुमन मेरा सरप्राइज देखकर खुश हो जाएगी। रात के खाने के बाद सुमन अपने कमरे में आती है और चारों तरफ बच्चों की लगी तस्वीर देखकर हैरान हो जाती है।
बुढ़ापा आ गया पर जवानी नहीं गई आपकी। ये बच्चों वाली हरकत क्यों की आपने? अरे मैंने सुना है सुंदर बच्चों की तस्वीर देखने से होने वाला बच्चा भी बहुत सुंदर होता है। अच्छा ऐसी बात है तो सिर्फ लड़के की तस्वीर क्यों लेकर आए? अगर लड़की हुई तो? अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। महेंद्र की बचकानी बातों पर सुमन हंस पड़ती है, पर महेंद्र अगले दिन सुमन के कमरे में सुंदर बच्चियों की भी तस्वीर लगा देता है। ओह वाह, ये सारे बच्चे कितने क्यूट और प्यारे हैं। महेंद्र की इस हरकत पर पूरा परिवार साथ खड़ा हंस रहा होता है। तभी हॉल से कोमल की आवाज आती है। आवाज सुन पूरा परिवार नीचे आता है। ये क्या हल्ला हो रहा है बाहर? मुझे पता चला बहू प्रेग्नेंट है और तुम लोग ये बात सबसे छुपा रहे हो। नहीं बुआ जी, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। अच्छा तो भैया बच्चों की दुकान के बाहर क्या कर रहे थे? सबके घर में हल्ला है कि आप लोग बच्चे की बात छुपा रहे हो। सच बताओ मुझे क्या बात है? बुआ जी को तो सच्चाई बताई जा सकती है, ये तो हमारी अपनी ही है। बुआ जी असल में प्रेग्नेंट मैं नहीं, मम्मी जी हैं। पापा जी उन्हीं के लिए सारी चीज लेकर आते हैं, पर आप इस बात को राज ही रखिएगा। तो ये बात है, तो फिक्र मत कर बहू, ये राज राज ही रहेगा। कोमल मुस्कुराते हुए बाहर आ जाती है। इतनी मजेदार बात खुद तक रखना अच्छी बात नहीं है। अब ये तो सभी रिश्तेदारों और भैया के पड़ोसियों को पता होनी चाहिए। कोमल सुमन की प्रेगनेंसी की बात सभी रिश्तेदारों और सुमन के सभी पड़ोसियों को बता देती है, जिसे सुन सभी पड़ोसी सुमन का मजाक बनाने लगते हैं। अब पता चला हर हफ्ते आंवला और इमली किसके लिए जाते थे। जब बच्चे करने की उम्र थी तब तो एक बच्चे में ही पल्लू बांध ली थी, और अब देखो। अरे मैं तो सोच रही थी सुमन की बहू ने न जाने ऐसा क्या खिला दिया कि सुमन इतनी मोटी हो गई। पड़ोसियों के मजाक उड़ाने के डर से कोई भी घर के बाहर नहीं जा पा रहा था। वहीं विवेक और रागिनी के ऑफिस में भी सुमन की प्रेगनेंसी की बात फैल जाती है, जहां बॉस कैबिन में, तुम दोनों ने छुट्टी के लिए मुझसे झूठ बोला, वो तो मुझे सच पता चल गया, वरना तुम लोग तो मुझे बेवकूफी समझते। विवेक और रागिनी अपने बॉस से डांट सुनकर जैसे ही बाहर आते हैं, सभी उन्हें देखकर जोरों से हंसने लगते हैं। रागिनी और विवेक इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और अपने घर चले आते हैं। इस कमला को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, पूरे समाज में हमारी थू थू करवा दी। मैं तो अपने दोस्तों से ही परेशान हूँ, कल से फोन पर अजीब अजीब से सवाल पूछ रहे हैं और ये सब बुआ की वजह से हो रहा है। मेरी बेटी की क्या गलती है? बहू को उसे बताना ही नहीं चाहिए था। बॉस की डांट, कलीग के मजाक और पड़ोसियों के ताने से परेशान रागिनी सुषमा की बात से और नाराज हो जाती है। हाँ सारी गलती तो मेरी है, मैंने ही सपोर्ट किया था ना मम्मी जी को। रागिनी तुम चिल्ला क्यों रही हो? हम सभी परेशान हैं। पर गलती तो सिर्फ मेरी दी जा रही है ना। 6 महीने से मम्मी जी को एक काम नहीं करने दिया। बहू होकर प्रेग्नेंट सास की जिम्मेदारी संभाल रही थी, पर अब मुझसे नहीं होगा। रागिनी गुस्से में सारी जिम्मेदारियां छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। विवेक भी रागिनी के पीछे कमरे में चला जाता है। वहीं सुमन और महेंद्र हॉल में अकेले रह जाते हैं। सब सच ही कह रहे हैं, मैं ही सारी परेशानी की जड़ हूँ। तुम खुद को परेशानी क्यों कहती हो? किसी को तुम्हारा ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। अभी मैं जिंदा हूँ, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर महेंद्र सुमन को कमरे में ले जाता है और डॉक्टर की दी हुई दवाई खिलाकर सुला देता है। फिर अगले दिन कमरे में, उठ गई, चलो फटाफट तैयार हो जाओ, हमें डॉक्टर के पास जाना है। आप लेकर जाएंगे मुझे? बीवी और बच्चा मेरा है तो जिम्मेदारी भी मेरी हुई। आज से मंथली चेकअप के लिए मैं ही तुम्हें लेकर जाऊंगा। महेंद्र सुमन को तैयार होने में मदद करता है और डॉक्टर के केबिन में लेकर जाता है। 7वां महीना लग गया है, अब आप लोगों को इनका और ध्यान रखने की जरूरत है। सुमन और महेंद्र डॉक्टर से बात कर रहे होते हैं। वहीं किचन में खाना बना रही रागिनी बेहोश होकर गिर जाती है। रागिनी के हाथ से गिरे बर्तन की आवाज से सुषमा और विवेक किचन में आते हैं। रागिनी, रागिनी होश में आओ। तेरे कहने से होश में नहीं आएगी, डॉक्टर के पास ले जा। विवेक बिना देरी के रागिनी को अस्पताल लेकर आता है, जहाँ रागिनी होश में आती है। डॉक्टर मुझे क्या हुआ है? मैं बेहोश कैसे हो गई थी? घबराने की बात नहीं है, आप भी माँ बनने वाली हैं। अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज सुनकर रागिनी खुशी से फूले नहीं समाती है और केबिन से बाहर कॉरिडोर में आकर विवेक के गले लग जाती है। अरे क्या बात है, इतनी खुशी किस बात की? विवेक मैं माँ बनने वाली हूँ। मतलब मैं पापा बनूंगा? अरे तुमने तो दिल खुश कर दिया। रागिनी और विवेक पेरेंट्स बनने की खुशी में चिल्ला पड़ते हैं, जिसकी आवाज सुनकर बगल के कमरे से महेंद्र बाहर आता है। तुम दोनों यहाँ कैसे और इतनी जोरों से क्यों चिल्ला रहे हो? पापा, मैं पापा बनने वाला हूँ और आप दादा बनने वाले हैं। बेटा ऐसी खुशखबरी की बात खाली हाथ नहीं सुनाई जाती। चल बाहर से मिठाई लेकर आते हैं। विवेक और महेंद्र मिठाई लेने बाहर जाते हैं। वहीं कॉरिडोर में खड़ी रागिनी
सुमन के कमरे में झांकती है, जहाँ नर्स सुमन को गर्भाशय में पल रहे बच्चे की मूवमेंट दिखा रही होती है। ये देखिए, यही है आपका बच्चा, आपके पेट में गोल गोल घूम रहा है। मम्मी जी के पेट में बच्चा घूम रहा है, इसका मतलब मेरे पेट में भी मेरा बच्चा घूमेगा। थोड़ी देर में महेंद्र और विवेक अस्पताल स्टाफ को मिठाई देकर रागिनी और सुमन को लेकर अपने घर चले आते हैं। तुम दोनों साथ में कैसे आ रहे हो? और तुम चारों के चेहरे पर जंग जीत ली हो, ऐसी मुस्कान क्यों है? माँ जी, अब इस घर में 2 गर्भवती महिला है। माँ, मैं और सुमन दादा दादी बनने वाले हैं और तुम परदादी बनने वाली हो। दादी, रागिनी और मैं मम्मी और पापा बनने वाले हैं। रागिनी की प्रेगनेंसी न्यूज सुनकर सुषमा अपना सारा गुस्सा भूल जाती है और खुशी से नाचने लगती है। अरे महेंद्र बेटा, घर को सजवाओ, मेहमान और रिश्तेदारों को बुलाओ, बहू की गोद भराई करवाऊंगी मैं। महेंद्र और विवेक पूरे घर को सजाते हैं। सुषमा और सुमन सभी रिश्तेदारों को बुलाती है और रागिनी अपनी माँ से फोन पर बातें कर रही होती है। वाह बेटी, क्या खुशखबरी सुनाई तूने। मैं कल ही तुझसे मिलने आती हूँ। माँ, इतनी ठंड में परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी सास और दादी सास ने गोद भराई फंक्शन रखी है, तुम उसमें आना। ये तो बहुत अच्छा किया तेरी सास ने। एक औरत के जीवन में 2 बार ही खुशी आती है, एक जब वो पत्नी बनती है, दूसरी जब वो माँ बनती है। ठीक है माँ, अब मैं फोन रखती हूँ, तुम गोद भराई में सबको लेकर आना। रागिनी फोन काटकर खुद से कहती है, सच ही तो कह रही थी माँ, एक औरत के जीवन में 2 ही खुशियाँ होती है। ये खुशी तो मम्मी जी को भी मिलनी चाहिए। वैसे भी जाने अनजाने में मैंने भी मम्मी जी के दिल को दुखाया है, उनके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। रागिनी अपनी माँ की बातों को अपने मन में टटोलते हुए अपने कमरे में चली जाती है और देखते देखते 2 दिन बीत जाते हैं और गोद भराई वाला दिन भी आ जाता है। पूरा घर फूलों से सजा हुआ था। चारों तरफ रागिनी की गोद भराई में आई औरतों की भीड़ दिखाई दे रही थी। अरे माँ, और कितना समय लगेगा? बहू को बोलो जल्दी नीचे आने। तू क्यों हड़बड़ा रही है? बहू की पहली गोद भराई है, ढंग से तैयार होने दे। सभी औरतें रागिनी के नीचे आने का इंतजार कर रही होती हैं। वहीं रागिनी सुमन के कमरे में सुमन से बातें कर रही होती है। नहीं नहीं बहू, कैसी बातें कर रही है? पूरे समाज में हमारा मजाक बन जाएगा। मम्मी जी, मजाक आपका नहीं, उन औरतों का बनेगा जो माँ बनने की खुशी भूल गई है। रागिनी सुमन को अपनी तरह अच्छे से तैयार कर नीचे लेकर आती है और घूंघट उड़ाकर अपनी जगह पर बैठा देती है। अरे बहू, ये क्या कर रही है तू? तेरी गोद भराई है, सुमन की नहीं। क्यों दादी सासू माँ, मम्मी जी भी तो माँ बनने वाली हैं, उनकी भी तो गोद भराई होनी चाहिए। हाँ हाँ, सुमन की भी गोद भराई होनी चाहिए। इतना बड़ा काम जो किया है बेचारी ने। हाँ, वो भी इस उम्र में। कोई आसान काम थोड़ी है अपनी बहू की जगह ले लेना। रागिनी बहू, तू क्यों हमारी बेइज्जती कर रही है? जल्दी से गोद भराई के लिए बैठ। बेइज्जती तो आपने हमारे घर की थी, मैं तो बेइज्जती की वजह खत्म कर रही हूँ। मैं आप सभी औरतों से पूछती हूँ, क्या जीवन में सिर्फ एक बार ही माँ बन सकती है औरत? माँ बन सकती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि पोते खेलने की उम्र में बहू को अपना बच्चा पकड़ा दे। गलत क्या है इसमें? मेरी कोख में पल रहा बच्चा भी बच्चा है और मम्मी जी की कोख में पल रहा बच्चा भी बच्चा ही है। दोनों बच्चे भगवान का दिया वो आशीर्वाद है जो सिर्फ एक औरत को ही नसीब होता है। रागिनी की बातों से भीड़ में खड़ी सभी औरतों की हंसी बंद हो जाती है। सभी एक दूसरे का मुंह देख रही होती हैं कि तभी रागिनी की माँ आगे आती है और रागिनी के लिए लाई शगुन सुमन की गोद में रखकर गोद भराई की शुरुआत करती है। आप लोग क्या देख रही हैं? गोद भराई शुरू कीजिए। गोद भराई के लिए आई सभी औरतें सुमन और रागिनी की गोद भराई करती हैं। ऐसे ही थोड़ी सी नोकझोंक और कहासुनी के साथ सुमन की गोद भराई होती है और कुछ ही दिनों में सुमन अस्पताल में एक सुंदर बेटी को जन्म देती है। क्या नाम रखेंगे हम अपनी बेटी का? है तो तुम सब, मेरी पोते का नाम मैं रखूंगी। माँ जी, आप मुझे माफ कर दे बहू, मैं एक औरत होकर तेरा दर्द समझ नहीं पाई, पर अब हम दोनों सास बहू मिलकर तेरी बेटी और रागिनी के होने वाले बच्चे का ख्याल रखेंगे। जिसके बाद सुमन अपनी बेटी को घर लेकर आती है और कुछ लोग सुमन के माँ बनने की बात हजम नहीं कर पाते हैं, पर दूसरों से सुमन और उसके परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ता और दूसरों की परवाह किए बगैर पूरा परिवार घर की छोटी बेटी का ख्याल रखता है।